अपने दफ्तर में बैठे हुए अपने काम में खोए हुए थे। तभी मुंशीलाल जी के फ़ोन की घंटी बजी और घंटी बजने से उनका ध्यान काम से हट गया। फ़ोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि रेखा नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वह अपने आपको दफ्तर के स्टाफ रह चुके श्याम की विधवा बताती है। सेठ मुंशीलाल ने कुछ पल सोच कर कहा, उसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी ने रेखा को सेठ के कैबिन में भेज दिया। सेठ मुंशीलाल जी अपने काम में बिजी थे कि तभी एक मीठी सी आवाज़ से वे चौंक पड़े। उन्होंने सर ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर देखा खड़ी है। उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो सेठ मुंशीलाल जी उसे एक नज़र से देखते रह गए। रेखा की मैं केवल आवाज़ मीठी थी, बल्कि उसके कद काठी, रंग रूप, सलीका सभी शानदार दर्जे का था। सेठ मुंशीलाल जी ने रेखा को बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। रेखा ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा पत्नी हूँ। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सेठ मुंशीलाल जी ने साफ मना कर दिया। रेखा रेखा ने मिन्नतें करने लगी कि सेठ जी कोई भी काम दे दो, मैं वहीं काम कर लूँगी। फिर सेठ ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? सेठ की यह बात सुनकर रेखा ने अपना सर झुका लिया। सेठ मुंशीलाल जी ने कहा, मेरा काम सराफ का है, जिसमें हर रोज़ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ काम दूँ। खैर, तुम कल आना, मैं कोई न कोई इंतज़ाम कर दूँगा। रेखा दूसरे दिन सेठ मुंशीलाल के दफ्तर में पहुँच गई और ज़्यादा कहर बरसा रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। सेठ भी उसे देखते रह गए। रेखा को सेठ मुंशीलाल जी ने उसे नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। रेखा अगले दिन से ही मिनी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और खुले बालों में आने लगी। देखते ही देखते वो दफ्तर में छा गई। रेखा ने अपनी अदाओं और बर्ताव से जल्दी ही सेठ मुंशीलाल जी का दिल भी जीत लिया। उसका ज़्यादातर समय सेठ के साथ ही गुजरने लगा और कब दोनों की नज़दीकियाँ जिस्मानी रिश्ते में बदल गई, पता ही नहीं चला। रेखा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह सेठ मुंशीलाल जी के कई राज भी जान गई थी। मैं सेठ के साथ शहर से बाहर भी जाने लगी थी। सेठ मुंशीलाल का दो बेटे थे। एक का नाम संदीप था और दूसरे का नाम पवन था। संदीप अमेरिका में ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स कर रहा था और पवन कनाडा में पढ़ाई कर रहा था। संदीप भारत लौट कर आ रहा था। सेठ मुंशीलाल ने रेखा से कहा, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे संदीप को लेने एयरपोर्ट पर चली जाना। रेखा जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंची, पर उसने संदीप को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह एक तख्ती लेकर उस पर उसका नाम लिखकर काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। संदीप तख्ती को देखकर रेखा के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। रेखा ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने संदीप का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर आ गई। संदीप खुद बड़ा स्मार्ट था। वह भी रेखा की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। रेखा का भी यही हाल था। घर पहुंचकर संदीप ने रेखा से कल दोपहर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन संदीप दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिया। संदीप जी,
उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिख रही थी। संदीप निराश मन से अपने केबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। रेखा संदीप के केबिन में थी। वह रेखा से न केवल गर्मजोशी से मिला, बल्कि उसके गालों को भी चूम लिया। आज भी रेखा गजब की लग रही थी। उसने संदीप के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच संदीप के पिता सेठ मुंशीलाल वहां आ गए। उन्होंने रेखा से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। रेखा ने हाँ में जवाब दिया। मुंशीलाल ने आगे कहा, रेखा, आज मैं तुम्हारी टेबल भी संदीप के केबिन में लगवा देता हूँ, ताकि संदीप को कोई दिक्कत न हो। इस तरह रेखा का अब ज़्यादातर समय संदीप के साथ गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन संदीप ने यह पहल कर दी और बोला, रेखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या हम एक नहीं हो सकते? सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, संदीप, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूँ और तुमसे उम्र में भी 6-7 साल बड़ी हूँ। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? संदीप ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की सुनता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कहकर संदीप अचानक उठा और रेखा को अपने बाहों में भर लिया। रेखा ने भी अपनी रजामंदी दे दी। संदीप और रेखा अब खूब मस्ती करते थे, बाहर खुलकर, दफ्तर में छिपकर। संदीप रेखा पर बड़ा भरोसा करने लगा था। उसने भी रेखा को अपना राजदार बना लिया था। इस तरह कुछ ही दिनों में रेखा ने कंपनी के मालिक उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रेखा ने अपने जिस्म का ऐसा पासा फेंका कि उसके जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए। रेखा ने सेठ मुंशीलाल के घर पर भी अपना सिक्का जमा लिया। उसने सेठ जी की पत्नी वह नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन संदीप ने रेखा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेखा बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर सेठ जी ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है। वह हमारी शादी नहीं होने देंगे। संदीप बोला, हम भाग कर शादी कर लेंगे। रेखा ने जवाब दिया कि अगर हम भाग गए तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपने ज़्यादा भी जायदाद से भी दखल कर दे। रेखा की बातें सुनकर संदीप चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से सेठ जी के साथ हूँ। जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्योंकि नहीं ऐसा तरीका निकाला जाए कि सेठ भी जायदाद से बेदखल नहीं कर पाए? संदीप ने पूछा, वह कैसे? रेखा ने बताया, क्यों न सेठ जी के दस्तक किसी तरह जायदाद के कागजात पर करा लिए जाए। संदीप बोला, यह कैसे मुमकिन है? पिताजी कागजात पर बिना पढ़े साइन नहीं करेंगी। रेखा बोली, सेठ जी मुझ पर काफ़ी भरोसा करते हैं। दस्तक कराने की जिम्मेवारी मेरी। रेखा कुछ दिनों के बाद रेखा सेठ जी के केबिन में पहुंची। मैंने पूछा, बड़े दिनों बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रेखा नहीं कहा, दफ्तर में काफ़ी काम था। आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ ज़रूरी फाइलों पर आपके दस्तक लेने हैं। सेठ मुंशीलाल ने
बुझे हुए मन से बिना पढ़े ही फाइलों पर दस्तखत करने लगे। रेखा ने जायदाद वाली फाइल पर भी उनसे दस्तखत करा लिए। सेठ जी ने रेखा से कहा, कुछ देर बैठ भी जाओ मेरी जान। फिर उससे पूछा पूछा सुनी है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। यह सुनकर रेखा चौंक पड़ी और पर वह कुछ भी नहीं बोली। सेठ जी ने बताया, संदीप की शादी एक रईस घराने में कर दी गई है। तुम रास्ते से हट जाओ। रेखा ने कहा, सेठ जी मैं अपनी सीमा जानती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मैं आपकी नज़रों में गिर जाऊँ। वैसे रेखा ने एक शक का बीज यह कहकर बो दिया कि शायद संदीप ने विदेश में किसी गोरी मैम से शादी कर रखी है। सेठ जी ने रेखा की बातें तो से चौंक पड़े। यह उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने रेखा को संदीप से जुड़ी हर बात की जानकारी देने को कहा। रेखा ने अपनी दस्तक कराने की योजना की कामयाबी की जानकारी संदीप को दी। जूम उठा। संदीप ने रेखा से कहा, डार्लिंग मैंने कई बार डिजाइन की है। डिज़ाइन की कीमत बाज़ार में करोड़ों रुपए है। मैं इसके बारे में अपने पिताजी को बताने वाला था, पर अब मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूँगा। रेखा ने जब ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में सुना तो वह चौंक पड़ी। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। एक दिन रेखा सेठ जी के केबिन में बैठी थी। तब उसने चर्चा करते हुए कहा, संदीप जी के पास लेटेस्ट डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है जिसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत है। आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। यह सुनकर सेठ जी ने चौंक पड़े और बोले, मुझे तो इस बारे में तुमसे ही पता चला है। क्या पूरी बात बताओगी? रेखा ने कहा, शायद संदीप जी आपसे खफा होंगे, इसलिए उन्होंने सिलसिले में आपसे बात नहीं की। रेखा ने चालाकी से सेठ जी के दिमाग में यह कहर कर शक का बीज बो दिया कि शायद संदीप अपना कारोबार खुद करेंगे। सेठ जी चिंतित हो गए। वह बोले, अगर ऐसा हुआ तो हमारी बाजार में साख गिर जाएगी। उसे रोकना होगा। रेखा ने कहा, सेठ जी अगर डिजाइन ही नहीं रहेगा तो वह खाक कारोबार कर पाएंगे। सेठ जी ने पूछा, तुम क्या पहले अब कर रही हो? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी अगर मैं डिजाइन किसी तरह आपके नाम हो जाए तो आप संदीप को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। यह होगा कैसे? सेठ जी ने पूछा। रेखा बोली, मैं करूँगी यह काम। संदीप जी मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उनके दस्तक इस ज्वेलरी डिज़ाइन पर ले लूँगी। सेठ जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी मैं तुम्हें मालो माल कर दूँगा। देखा नहीं यहाँ भी पुराना तरीका अपनाया जो उसने सेठ जी के खिलाफ अपनाया था। संदीप से फाइलों पर दस्तक लेने के दौरान ज्वेलरी राइट के ट्रांसफर पर भी दस्तक करा लिए। सेठ चुंगी सोने के कारोबारी थे, इसलिए काफ़ी मात्रा में सोना व काले धन अपने घर के तहखाने में ही रखते थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। बुढ़ापे का प्यार बड़ा नशीला होता है। उन्होंने रेखा को इस बारे में बता दिया था। इस तरह उस दिन और गुजर गए। एक दिन संदीप ने रेखा से कहा, अगले मंगलवार को हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। तुम ठीक 10 बजे आ जाना। रेखा ने भी कहा, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। रेखा सेठ जी के पास गई। उन्हें बताया, मंगलवार को संदीप कोर्ट में किसी विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है। मुझे उसने गवाह के लिए बनने के लिए बुलाया है। सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो गए। तब रेखा ने सेठ जी को शांत करते हुए कहा, कोर्ट पहुंचकर आप संदीप को एक किनारे ले जाकर समझाइए। शायद वह मान जाए और अभी शोर न मचाए। आपकी ही बदनामी होगी। सेठ जी ने रेखा से कहा कि तुम सही बोलती हो। मैं
मंगलवार को संदीप कोर्ट पहुंच गया और रेखा का इंतजार करने लगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकी जिसमें अपने पिताजी को देखकर वह चौंक पड़ा। सेठ जी ने राजीव को एक कोने में ले जाकर समझाया, क्यों तुम अपने खानदान की इज्जत उछाल रहे हो, वह भी 2 कौड़ी की गोरी मैम के लिए। यह सुनकर संदीप हंस पड़ा और बोला, नाटक कर कर रहे हैं आप? मैं किसी गोरी मैम से नहीं बल्कि रेखा से शादी करने वाला हूँ। पता नहीं वह अभी तक क्यों नहीं आई। रेखा का नाम सुनकर सुनकर से अब चौंकने की बारी सेठ जी की थी। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? रेखा ने मुझे बताया कि तुम आज एक गोरी मैम से शादी कर रहे हो जिसके साथ तुम विदेश में रहते थे। संदीप ने झुंझलाते हुए कहा, आप क्यों रेखा को बीच में घसीट रहे हैं? मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। सेठ जी को अब माजरा समझ में आने लगा। संदीप की रेखा बाप बेटे दोनों को डबल गेम खेल रही है। उन्होंने संदीप को समझाते हुए कहा, बेटे संदीप, यह हमारे बीच फूट डालकर जरूरी कोई गहरी साजिश रच रही है। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। राजीव को अपने पिता की बातों पर विश्वास होने लगा और रेखा वहाँ कभी नहीं आई।